नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां लेकर के हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने मक्का की खेती की, उनकी फसल इस समय बंटवार की अवस्था पर है, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जिसकी जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान जबलपुर के डॉक्टर अभिषेक सिंह। आज हम मक्के की फसल के बारे में बात कर रहे हैं। मक्का का जो फसल है वो इस समय पे 1 महीने की फसल, लगभग 1 से 1.5 महीने की हो चुकी है। मक्के की फसल में खरपतवार प्रबंधन पे बात करूंगा। हम जैसा कि जानते हैं, खरपतवार फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जगह हो, हर जगह में उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। जो लोग रासायनिक वित्तीय खरपतवार प्रबंधन ना कर पाए हैं, उस कंडीशन पे हमको निराई गुड़ाई का करना चाहिए। अगर हमारे पास लेबर हैं तो नहीं है तो हमको डोरा चलवाना चाहिए, बीच में हल चलवा दें। पशुओं का सामने मुंह बांध के बीच बीच में हल चलवाने से भी खरपतवार से मुक्ति पाई जा सकती है। इससे क्या होगा, फसल का जब बीच में जब जैसे हल चलाया जाता है तो उससे मिट्टियां मेड़ बन जाती है दोनों तरफ से। इससे होता कि बारिश होने के कारण फसल गिरने की संभावना होती है। अगर मेड़ में अच्छी तरीके से हम उसको मिट्टी को चढ़ा देते हैं तो उसमें जो है कि फसल गिरने की संभावना कम होती है और फिर वहाँ पे जल निकास भी प्रॉपर तरीके से हो जाता है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय है, इसलिए इसको करना अति आवश्यक है। अगर पानी नहीं है तो हमको उनको हफ्ते में 1 बार सिंचाई करते रहना है। किसान भाइयों, इसी तरीके से हम उसका फसल का उत्पादन अच्छी तरीके से ले पाएंगे। अब बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। तो अगर हमारे किसान भाई पोषक तत्वों का प्रयोग सही समय पर संतुलित मात्रा में करते हैं तो उनकी फसल की बढ़वार अच्छी होती है। तो किसान भाई अपनी मक्के की फसल में कब और कितनी मात्रा में करें उर्वरकों का प्रयोग, आइए जानते हैं। पोषक तत्व प्रबंधन में क्या है किसान भाइयों कि हमने बेसल डोज दे दिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अब हमको जो बचे हुए डोज हैं नाइट्रोजन के, तो उसको हमको देना है। तो हमको बीच बीच में, जैसे जिनको 1 से 1.5 महीने के बीच में जिनकी फसल हो चुकी है उनको 1 मात्रा भी देनी है, और 1 डोज जो है 60 से 70 दिन में देना है। जब उसमें टसल और सिल्क जब आ जाएं तो उस कंडीशन पे हमको, जब बालियां बनने लगती हैं तो उस समय हमको जो है उसमें हमको वो देना चाहिए, और ये बहुत ही आवश्यक है। मक्के की फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है। मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है इससे। किसान भाई अगर समय से इन कीटों को पहचान कर नियंत्रण कर लेते हैं तो इस कीट से होने वाले नुकसान से वो बच सकते हैं। एक बहुत ही जरूरी सूचना आपको बता दूं, इस समय हम देखे होंगे कि हमारे फसल में आर्मी फॉल वार्म, ये बहुत भीषण समस्या है। ऑल इंडिया में, पूरे भारत देश में इसकी समस्याएं बनी हुई हैं। ये क्या करता है, ये जो बीज की जो कोमल पत्तियां होती हैं उस पे अटैक करता है, उसको खा जाता है, पूरे नीचे तने तक खा जाता है। वो पूरा समझ में ही नहीं आता कि लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। जब पौधा पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है तब हम उसको खोल के इसे निकालते हैं तो पूरा वो बाहर आ जाता है और पता लगता है कि इसमें कीड़ा लगा हुआ है। तब देखते हैं उसमें ये आर्मी फॉल वार्म लगा होता है। अगर हम इसको देख लेते हैं कि पता चल जाता है कि आर्मी वार्म लगा है, तो हमको क्या करना है, इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम दवा को पर लीटर पानी में डाल के इसका छिड़काव करें, तो जिससे ये निश्चित रूप से इसकी जो है आपको इसका रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया आएगा। अब हम बात करेंगे चूसक जो कीट होते हैं उनके नियंत्रण की बात करते हैं। किसान भाइयों देखे होंगे, इसमें जब हमारी फलियां निकल आती हैं, जैसे वो जिसको बाल बोलते हैं, मक्के की बालियां, तो उसमें क्या है कि चूसने वाले जैसे माहू हो गया, जैसिड हो गया, एफिड हो गया, उसमें इस तरह के जो है वो कीट लगते हैं।
उसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा को 1 ml पर लीटर पानी में डालें और इसका छिड़काव करें। निश्चित रूप से इसमें आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इन छोटी छोटी बातों को आप अगर ध्यान में रखते हो जो बताई गई हैं, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और फसल का अच्छा उत्पादन होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती है। हरित क्रांति के समय से ही खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया गया, जिनका सेवन करने से मिट्टी और मानव सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और लोग घातक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। इस बारे में तकनीकी जानकारी दे रहे हैं सहायक कृषि अधिकारी भागीरथ मल यादव। 95% भारतीय आबादी के कैंसर केवल दवाइयों की सब्जियों में जहर ही दे रहे हैं। तो हमारा जोर ये है कि एक किसान जैविक अपनाएगा तो देखा देखी करता है किसान, और उसका मार्केट में उसको मूल्य भी उचित मिल जाता है और वो ज़्यादा दिन तक, जैसे महाराष्ट्र जाने में इसको सब्जी को 5 दिन लगे तो ख़राब नहीं होगी, और जैसे दवा वाली है वो 3 दिन में ख़राब होगी, रास्ते में उसको डाल के आनी पड़ेगी गाड़ी वाले को। तो ये फ़ायदा है। हम सब्जियां खा रहे हैं, जहरी जहर खा रहे हैं, तो आदमी में अटैक नहीं आएगा, कैंसर नहीं होगा। जैविक खेती देशी खेती का आधुनिक तरीका है, जहां प्रकृति एवं पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों का उपयोग नहीं कर खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिजों के द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से बचाया जाता है। इसके लिए किसान अपने स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से जैविक खेती कर सकते हैं और फसल की गुणवत्ता युक्त अच्छी पैदावार ले सकेंगे। जड़गांठ रोग आता है, उसके लिए 2 किलो तंबाकू ले ले, कैसी भी सूखी तंबाकू, उसमें 2 किलो गुड़ डाल ले और उसको गौमूत्र के अंदर सड़ा दे और बाकी पानी डाल दे, गाय की छाछ डाल दे, लेकिन गौमूत्र जरूरी है। गौमूत्र तो जितना ज़्यादा ले सके डाल सकता है वो, और उसको है जो ड्रिप के द्वारा उन पौधों में सप्लाई कर दे छान करके, तो उससे जड़गांठ खत्म हो जाएगी। तंबाकू रामबाण दवाई है जड़गांठ की, चाहे वो कोई सी भी फसल हो। जैविक खेती करने के लिए जो किसान भाई अपने स्तर पर जीवामृत बनाना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। देशी गाय का 10 किलो गोबर, देशी गाय का 10 लीटर गौमूत्र, पुराना गुड़ 1.5 किलो, दाल का आटा 1 किलो, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलो, पानी 200 लीटर मिलाकर बनाते हैं। इस तरह से तैयार किया गया 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा निवेदन ये करना चाहता हूँ इनसे कि ऊपर कीड़े मच्छर आते हैं अड़के, तो उनके लिए वो किसान है जो 250 ग्राम लहसुन को लेकर के बारीक पीसे किसी भी सिल पे, और बारीक पीस करके फिर उसको गौमूत्र में मिला के और 5 दिन तक सड़ा करके और फिर छान करके उसका स्प्रे कर दे, तो कीड़े मच्छर खत्म हो जाएंगे। दवा डालने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसान को। और भी खतरनाक बनाना है उसको ज़्यादा, तो उसमें 100 ग्राम पिसी हुई मिर्च भी मिला सकता है। तो ये पूर्ण जैविक हो जाएगा, पैसा भी बचेगा और हमारे बीमारियों से भी बचाव हो जाएगा, और उसको मार्केट मूल्य अधिक मिलेगा और संपन्न किसान हो जाएगा, और उसकी मार्केट में वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगी, उसको चमक दमक भी रहेगी, उस फल के नहीं खराब होगा कभी भी। जैविक खेती के फायदे हैं अनेक, जो इस प्रकार से है। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इस पद्धति से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। फसल अवशेषों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तम गुणवत्ता की पैदावार मिलती है, तो वही जैविक उत्पाद अधिक मूल्य पर बिकते हैं। जैविक तरीके से खेती करने पर कम लागत आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। तो मेरा तो पूर्ण जोर ये है कि जैविक खेती ही करे हर आदमी, अपने परिवार के लिए तो करे। कम से कम वो जस के 1 हेक्टेयर जमीन है तो आधे हेक्टेयर में जैविक
सरसों गेहूं कर ले, जो अपना परिवार तो पाले। तो ये पॉइजन से बचेंगे। दुनिया में जो फैल रहा है रोग हमारा कैंसर, 95% आबादी ये पंजाब में से जो गंगानगर ट्रेन आती है उसका कैंसर ट्रेन नाम निकाल दिया। तो अब पंजाब वाले किसान खुद का गेहूं नहीं खा रहे हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ जैविक अपनाओ, ड्रिप लगाओ, पानी बचाओ और उपज बढ़ाओ। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। किसान भाइयों, लोगों का मानना है कि विदेशी ब्रीड की मुर्गियों से मनचाहा स्वाद नहीं मिलता, देशी पक्षियों में ही मनचाहा स्वाद मिलता है। उसके लिए चाहे कितने भी पैसे खर्च करने पड़े। ऐसी ही एक ब्रीड है कड़कनाथ। ये पक्षी देखने में काले रंग का होता है, इसका मीट भी काला होता है और इसकी बहुत सी खासियतें हैं, जिसके बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर पंकज सेठ से। मैं आज आप लोगों के बीच में कड़कनाथ मुर्गी पालन के विषय पे बताऊंगा, चर्चा करूंगा। कड़कनाथ मुर्गी पालन अन्य मुर्गी पालन के तरह ही है। कड़कनाथ मुख्य रूप से मीट पर्पस मांस के लिए उपयोग किया जाता है। कड़कनाथ का जन्मस्थली है मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिला में, और ये मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और आसपास के राज्यों में भी पाया जाता है। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलबों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है और कलगी, वेटल्स और जीभ भी बैगनी रंग की दिखती है। इस नस्ल की खासियत यह है कि इसके अधिकतर आंतरिक अंग काले रंग के होते हैं। कड़कनाथ मुख्य रूप से उन लोगों के लिए फायदेदायक है जो खास करके हृदय रोग से ग्रसित हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके लिए ये मांस उपयोग करना लाभदायक है। कड़कनाथ को पालने के लिए अन्य मुर्गी की तरह ही पाला जाता है, इसमें किसी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। कड़कनाथ को मुख्य रूप से झाबुआ जिला से प्राप्त किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया जा सकता है, झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची वेटनरी कॉलेज से प्राप्त किया जा सकता है, कृषि विज्ञान केंद्रों से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ के कई किसान कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गी 20 हफ्ते में 920 ग्राम तक हो जाती है। 18 महीने तक मुर्गियों को पालने पर इनका शरीर भार लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका वार्षिक अंडा उत्पादन 120 से 125 अंडे होता है। चूँकि बैकयार्ड मुर्गी पालन से हमें प्रति किलो 300-350-400 रुपया बहुतायत से मिलता है, लेकिन अगर उसी के जगह पर अगर कड़कनाथ मुर्गी पालन करें तो हमें 1000 से 1500 रुपया तक प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हमको इस मुर्गी पालन करके, कड़कनाथ मुर्गी पालन करके किसान भाई 5 गुना लाभ कमा सकते हैं। साथ ही इसका एक कड़कनाथ ब्रीडर फार्म भी बना सकते हैं, जो अन्य किसानों को ज़रूरत पड़ता है। तो ब्रीडर फार्म बनाने से जो चूजा का ज़रूरत है, अवेलेबिलिटी जो चाहिए रहता है किसानों को, जहाँ ज़्यादा दूर से मंगाना ना पड़े, घर के आसपास ही मिले, तो ब्रीडिंग फार्म भी इसका कड़कनाथ का शुरुआत किया जा सकता है। इस तरह से कड़कनाथ मुर्गी से हम लोग लाभ बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उसे पूछा है ग्राम वीरपुर, जिला भोपाल के किसान जगराज सिंह ने। आप पॉली हाउस में झरबेरा की खेती पर जानकारी चाहते हैं, तो जगराज सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अगर हम जरवेरा की बात करें तो जरवेरा एक फूल का नाम है। इसको हम विंटर सीजन में तो ओपन फील्ड में कुछ समय के लिए लगा सकते हैं, परंतु कोई किसान भाई इसको व्यावसायिक तौर पर लगाना चाह रहा है तो ये आपका जरवेरा आपका पॉली हाउस और शेडनेट हाउस में ही पॉसिबल है।
इसमें किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉली हाउस की तैयारी की। इसमें बेड की तैयारी करने का बहुत ही एक हमें देख के करना पड़ेगा। इसमें कम से कम आपकी हाइट जो है वो कम से कम 50 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए बेड की। उसके बाद आप इसका नीचे का बॉटम विड्थ है वो आपका 80 से 90 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका बेड का टॉप विड्थ है जो आपका 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। बेड के बीच की जो दूरी है वो 30 से 40 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम जो है ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम ड्रिप इरिगेशन बिछा के इसमें भी जो प्लांट की जो दूरी होती है वो 30 से 30 सेंटीमीटर होती है और कतार से कतार की दूरी भी 30 से 30 सेंटीमीटर होती है। फर्टिलाइज़र चूँकि हम सिंगल सुपर फास्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट शुरू में इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इसमें 3 वीक तक हमको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसमें ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 वीक के बाद ही हमको फर्टिगेशन देना पड़ेगा। फिर आपके पास जो भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हो, जैसे 19-19-19, 12-61, 13-45, 00-50, जो भी आपके पास हो, 18-18-18, उसको हम जो है वो फर्टिगेशन के थ्रू जो है आपका डेली इंटरवल बेस पे या फिर वीक में 2 बार हम इसको फर्टिगेशन के थ्रू देंगे। पानी की इसमें ज़रूरत बहुत पड़ती है। पर डे आप पर प्लांट 700 ml जो वाटर जो है पानी की रिक्वायरमेंट एक पौधे को होती है। तो हमको जो भी आपका ड्रिप इरिगेशन का डिस्चार्ज हो उसके हिसाब से हमको पानी देना है। पर दिन में हमको 20 से 25 लीटर जो है अगर हम ड्रिप इरिगेशन चला दें तो वो पर्याप्त रहेगा। पर ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना चलाएं क्योंकि पॉली हाउस के अंदर ज़रा सा भी ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गई तो उसमें इन्फेक्शन जो है पौधों को ज़्यादा रहेगा। पौधों की अगर हम फूलों की बात करें तो 70 से 80% ह्यूमिडिटी अंदर होना चाहिए, ये इसके लिए पर्याप्त रहता है। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो दिन का टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट का टेम्परेचर आपका 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका होना चाहिए। अब हम इसमें बात करें वीडिंग की। वीडिंग अगर आपके वेट के ऊपर कुछ आ जाए तो हम हाथ के थ्रू करेंगे, कोई केमिकल का स्प्रे इसमें ना कर रहे हैं, लेवर के द्वारा इसको हाथ से ही निंदाई गुड़ाई करवाएं। इससे क्या होगा, निंदाई गुड़ाई से आपके बेड पे जो है एरेशन भी अच्छा होगा और पौधों की जड़ों का में अच्छी उसमें हवा जाएगी। झरबेरा की फसल से अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए आप फसल में कीट और रोग की पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब हम इसमें कुछ इंसेक्ट की बात करें। अब चूँकि हम ये पॉली हाउस के अंदर ले रहे हैं तो इसमें साइड में आपका इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा रहता है, तो इसमें ज़्यादा बीमार कीड़ों की संभावना नहीं रहती है। परंतु क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाने से इनकी जो है ज़्यादा जो है इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसमें सफ़ेद मक्खी आती है जो क्या करती है, रस चूसक कीट है, आपके रस चूसती है पत्तियों का, फूलों का। तो इससे क्या होता है, आपके फूलों की क्वालिटी बहुत ख़राब होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बाधित हो जाती है पौधों की। तो इसके लिए इमिडाक्लोपिड नाम की दवाई होती है, वो 1 ml दवा पर लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं। इसमें माइट का प्रकोप ज़्यादा होता है, माइट के लिए भी ओमाइट नाम की एक दवा आती है, तो उसको 1 ml पर लीटर पानी में डाल के हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। लीफ माइनर का प्रकोप ज़्यादा होता है जरवेरा के पौधों में, तो उसके लिए नीम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल करते हैं। नीम तेल के लिए हम 5 ml जो दवाई है पर लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं और क्लोरोफाइस की जो मात्रा है वो 1 ml मात्रा पानी में डाल के जो इसमें स्प्रे कर सकते हैं। अब इसमें जो थ्रिप्स भी आता है, थ्रिप्स के लिए भी जो हम इमिडाक्लोपिड या थायोमिथाक्साम नाम की दवा होती है उसकी 1 ग्राम जो मात्रा है पर लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं। अब हम इसमें बीमारियों की कुछ बात कर लें तो बीमारियों में जो है इसमें रूट रोड बीमारी आती है, तो उसके लिए भी हम कोई फंजिसाइड का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कार्बेंडाजिम जो है 2 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है। भभूतिया रोग के कारण झरबेरा की पत्तियों और फूलों पर सफेद और भूरा पाउडर जैसा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और फसल कमजोर होने से फूलों का उत्पादन तो घटता ही है, साथ ही साथ फूलों की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। तो आप इस रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे कि इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब इसकी हम बात कर ले तुड़ाई की। किसान भाई, इसमें तुड़ाई का बहुत ज़्यादा झरवेरा में महत्व है। हमको इसकी तुड़ाई बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि फूल जब आपके लग गए हों तो फूल को हमें खींच लिया। इससे क्या होता है कि आपका कभी कभी पौधे की उखड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाई थोड़ा सा पौधों को हाथ से पकड़ लें और एक हाथ से पौधों को पकड़ें और हल्का सा गोल गोल घुमा लें तो अपने आप जो फूल आपके हाथ में टूट के आ जाएगा। और आपका फूल पूरा खिला हुआ होना चाहिए, तभी उसकी जो है यही जो क्वालिटी रहती है और तभी आपको वो फूल मार्केट में अच्छा बिकेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम के मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।